हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल H2O, द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल। और हम पढ़ रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक CBSE क्लास 7 का चैप्टर, जिसके आज हैं हम लास्ट लेक्चर पे। पिछले लेक्चर में हमने सिल्क पे डिस्कशन को शुरू किया था। हमने सीखा था लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ। ठीक है, तो कैसे एक सिल्क मॉथ पहले एग्स को ले करता है, फिर वो एग्स हैच करके लार्वी फॉर्म करते हैं। जो लार्वी होता है वो 4 मोल्टिंग से अंडरगो करता है, अपनी जो आउटर स्किन होता है उसको शेड करता है और ग्रो करके एक बड़े सारा कैटरपिलर को फॉर्म करता है। ठीक है, तो चाहे हम उसको लार्वी कहें चाहे हम उसको कैटरपिलर कहें, वो एक ही बात होती है, राइट। और फिर वो जो कैटरपिलर होता है वो मलबरी लीव्स को खाते हुए या और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स को खाता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में सीखे थे कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क होते हैं और उसके जो सिल्क लार्वी होते हैं वो कौन कौन से लीव्स को खाते हैं। ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। तो वो जो लार्वी होता है वो ग्रो करता है लीव्स को खाता खाता, और फिर जब वो इतना मोटा ताजा हो जाता है तो फिर वो लीव्स खाने छोड़ देता है और फिर वो अपने आसपास एक कुकून को फॉर्म करता है। वो जो कुकून होता है दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द सिल्क फाइबर्स। फिर हम उस कोकून को क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, और उसमें से जैसे ही वो धागे लूजन अप होने शुरू हो जाएंगे, वेल हम उसका फॉर्म करेंगे द सिल्क फाइबर, और फिर हम उसको ट्विस्ट करके उसका यार्न फॉर्म करेंगे। वो सब कुछ हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हेल्थ हैजर्ड्स इन द सिल्क इंडस्ट्री की, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सिल्क इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को। और फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे आर्टिफिशियल सिल्क और नेचुरल सिल्क में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है, नेचुरल सिल्क क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इस लेक्चर में आज मैं आपको उसके बारे में टेस्टिंग बताऊंगी कि कैसे आप करके पहचान कर सकते हैं कि जो आपको फैब्रिक दिया गया है वो नेचुरल सिल्क है या आर्टिफिशियल सिल्क है। क्योंकि नेचुरल सिल्क बहुत महंगा होता है, आर्टिफिशियल सिल्क उसके कंपैरिजन में काफी चीप होता है, और लोग आपके साथ चीटिंग करके आपको आर्टिफिशियल सिल्क दे सकते हैं और प्राइस आपसे नेचुरल सिल्क का ले लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंटली आज हम ये सीखने वाले हैं, और उसके बाद फिर आप अपने पेरेंट्स को ये सिखाने वाले हो। है ना मजे की बात? चलो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। सिल्क की प्रोडक्शन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ऑब्वियसली सिल्क वर्म्स को रियर करना और उनसे कुकून्स को ऑब्टेन करना। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे लिए। तो वेल करते क्या है हम? अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। The eggs of the silk moth, they are stored carefully on paper strips or cloth strips and sold to the silkworm farmers. ठीक है, तो क्या करते हैं, सिल्क मॉथ जो होता है वो जो एग्स ले करती है, वेल हम उन एग्स को ध्यान से स्टोर करते हैं कुछ पेपर स्ट्रिप्स पे या क्लॉथ के स्ट्रिप्स पे, कुछ इस तरीके से, और फिर उसको सिल्कवर्म फार्मर्स को बेच दिया जाता है। फिर वो सिल्कवर्म फार्मर क्या करेगा? वेल ऑब्वियसली उन एग्स का ध्यान रखेगा, उनको एक सूटेबल टेम्परेचर पे मेंटेन करेगा, उसको एक प्रॉपर ह्यूमिडिटी का लेवल देगा। ह्यूमिडिटी मतलब कि हवा में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। टेम्परेचर और हवा में मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और इसको अंडर हाइजीनिक कंडीशंस रखना है, ध्यान से रखना है, साफ सफाई रखनी है, सो दैट कि इन एग्स को अच्छे से हैच किया जा सके। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करते हैं? वेल उसके लिए जो सिल्क फार्मर्स होते हैं वो इंक्यूबेटर्स भी कई बार यूज करते हैं। अब इंक्यूबेटर क्या होता है? ये एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर को वो कंट्रोल कर लेते हैं। ये 85 डिग्री फ़ारेनहाइट या अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, उसमें इसको मेंटेन किया जाता है सो दैट कि एग्स प्रॉपरली हैच हो सके। कई बारी ओपन में भी हैच कराया जाता है, गर्मियां होती हैं, आसान होता है, ह्यूमिडिटी भी होती है आसपास, तो जैसा भी वेदर कंडीशन होता है उसके अकॉर्डिंगली जब भी फार्मर्स फार्मिंग करते हैं तो वो एग्स को अच्छे से सूटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हुए उन एग्स की हैचिंग करवाते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया उन अंडों को ध्यान से
संभाल के सिल्क फार्मर्स को पकड़ाना और फिर उसके बाद उन एग्स को अच्छे से हैच करवाना अंडर प्रॉपर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो एग्स होंगे उसको हम सूटेबल टेम्परेचर पे जब वार्म करते हैं तो वो हैच होंगे, और जब वो हैच होंगे तो उसमें से क्या बाहर निकलेगा, उससे बाहर निकलेंगे द सिल्क वर्म्स या द लार्वी, द कैटरपिलर्स। ठीक है, जब एक बारी एग्स में से सिल्क वर्म्स बाहर निकल आते हैं या लार्वी या कैटरपिलर्स, आई होप अब आप लोगों को अच्छे से मालूम लग गया कि ये तीनों नाम हम एक ही चीज के लिए कह रहे हैं, द सिल्क वर्म्स, द लार्वी और द कैटरपिलर्स। ठीक है, तो जो हमें कुकून देंगे। ऑलराइट, तो अब हमने उनको क्या करना है, वेल हमने उनको थोड़ा सा कहीं ऊंचे से लेवल पे कुछ बास्केट्स रख के, सो दैट कि उनको कोई और कीड़े मकोड़े ना खाएं या कुछ और भी प्रॉब्लम ना हो जाए, तो हम उनको सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा से स्टिक्स बना के जैसे कि, और उनको हाई लेवल पे रेस करके इन बास्केट्स के अंदर मलबरी लीव्स को भर देते हैं और उनमें हम इन कैटरपिलर्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कैटरपिलर्स को उनका खाना भी मिल गया, वो मजे से अपना खाना खाते हैं, राइट, और खाना खाएंगे और मोटे ताजे हो जाएंगे। सो द सिल्क वर्म्स दे आर फेड अप ऑन द मलबरी लीव्स और द अदर टाइप ऑफ लीव्स, जो भी जिस वैरायटी का सिल्क मॉथ है उसके अकॉर्डिंगली। द सिल्क वर्म्स दे ईट डे एंड नाइट एंड दे ग्रो बिग इन साइज। ठीक है, खाएंगे पिएंगे मोटे ताजे हो जाएंगे, और फिर उसके बाद द अमाउंट ऑफ फूड दे ईट दिस डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म्स इनटू द अमाउंट ऑफ सिल्क दे विल बी प्रोड्यूसिंग। तो जितना वो ज्यादा खाएंगे उतना वो अच्छा, उतना वो ज्यादा अमाउंट में सिल्क को प्रोड्यूस करेंगे। अब 25 to 30 डेज के बाद फिर वो जो सिल्क वर्म्स होते हैं वो खाना खाना बंद कर देते हैं एंड दे आर रेडी टू स्पिन द cocoons. So now the silkworm, this will be climbing up the twigs placed near them. तो उनके आसपास ही twigs रख देते हैं या कुछ जाल से बिछा के रख देते हैं, जिस पे वो अपने आप को सिक्योर करके पहले वो नेट सा फॉर्म करते हैं। आपको मैंने पिछली बारी पिक्चर्स में दिखाया भी था कि पहले वो अपने आप को स्टेबल करते हैं एक पोजिशन के अंदर, और फिर अपने आप को फिगर ऑफ 8 में स्पिन करना शुरू कर देते हैं फटाफट, और उनके मुंह में से, उनके हेड में से एक छोटे से होल में से एक लिक्विड मटेरियल निकलता है जिसे हम फाइब्रोइन कहते हैं, और वो एक्सपोजर टू एयर पे हार्डन अप हो जाता है एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द सिल्क फाइबर्स। तो इस तरीके से वो अपने कुकून को स्पिन कर देते हैं और कुकून बना हुआ होता है सिल्क फाइबर्स का। द सिल्क वर्म एनक्लोजेस देमसेल्व्स कंप्लीटली इनसाइड द सिल्कन कुकून्स इन 2 to 3 days। ठीक है, समझ में आ गया सबको? गुड। सो अब हमें जो सिल्क वर्म है उसने कुकून्स दे दिए। ठीक है, तो उसने अपना कुकून फॉर्म कर लिया, अब वो प्यूपा स्टेज के अंदर है, और अब हमारा काम है कि हम उन सारे कुकून फाइबर से कैसे सिल्क फाइबर्स को ऑब्टेन करें। तो सबसे पहला काम करेंगे कि कुकून्स को इकट्ठा कर लेंगे, है ना। तो सारे कुकून्स जितने भी होंगे उनको सबको एक जगह पे इकट्ठा करके फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वेल ये कुकून्स ने ऑब्वियसली हमें सिल्क फाइबर्स देने हैं, तो हम इन कुकून्स को डालेंगे हॉट वाटर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितनी बड़ी सारी कढ़ाई है जिसके अंदर बहुत सारे कुकून्स को डाला हुआ है। तो ये हॉट वाटर से क्या होगा, वेल ये जो हॉट वाटर है, गर्म पानी है, वो सिल्क के फाइबर्स को सेपरेट आउट करने में हेल्प करेगा, और जो लंबे लंबे सिल्क फाइबर्स होते हैं दे आर ऑब्टेन्ड बाय द अनवाइंडिंग ऑफ द थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून। तो वो एक जगह से जैसे उसको पकड़ लेते हैं, और उसको पकड़ने के बाद फिर वो उसको लपेटना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके इस तरीके से कुकून्स को खोलना शुरू कर देते हैं। सो वेल उसके बाद क्या है, the process of taking out the silk fibers from the cocoons for use as silk is called as reeling। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रीलिंग हो रही है, ये कुकून के फाइबर्स को स्पेशल मशीन्स की हेल्प से अनवाइंड किया जा रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आपको इस पिक्चर से सब कुछ अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा कि हम कैसे स्टिक की हेल्प से उसको पकड़ के धागों को वो पीछे खींच रहे हैं और साथ साथ में उसको वाइंड अप करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इधर से अनवाइंडिंग और इधर से वाइंडिंग। सो दिस प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एज द रीलिंग ऑफ सिल्क, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कुकून्स फॉर यूज एज सिल्क। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब सिल्क फाइबर्स को हमने सिल्क क्लॉथ में कन्वर्ट करना है। तो सिल्क फाइबर्स जब हम कुकून से ले लेते हैं तो फिर उनकी स्पिनिंग की जाती है। स्पिनिंग आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि बहुत सारे फाइबर्स को इकट्ठा लेके ट्विस्ट करके सिल्क का थ्रेड फॉर्म किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं द सिल्क यार्न।
राइट। सो हमने बेसिक्स को पहले चैप्टर लेक्चर नंबर 1 में स्टडी किया था। तो सबसे पहले फाइबर्स, फिर फाइबर्स को हमने किया ट्विस्ट करके हमने बनाया यार्न। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे किया, सिल्क के फाइबर्स हमें कोकून से मिले, उनको इकट्ठा ट्विस्ट करके हमने बनाया सिल्क यार्न। और एक बार सिल्क यार्न बन गया तो फिर हमने उसको लूम्स पे, चाहे वो हैंड लूम हो, चाहे वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वाले लूम्स हो, मशीन वाले लूम्स हो, आपको वो भी मैंने पिक्चर्स में दिखाए थे व्हेन वी स्टार्टेड विद लेक्चर नंबर 1। तो सिल्क यार्न को उन लूम्स के ऊपर फिर वीव करके फैब्रिक बनाया जाता है। ठीक है। सो इस तरीके से हमें सिल्क मिलता है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स करना है, राइट। तो सिल्क मॉथ जब एग्स देगा तो उन एग्स का ध्यान रखना, फिर उनको फार्मर्स को देना, फिर फार्मर्स का उनको एक अच्छे टेम्परेचर पे मेंटेन करना, फिर उन एग्स में से लार्वी का निकलना। उन लार्वी को हम कैटरपिलर भी बोलते हैं, उन लार्वी को सिल्क वर्म भी बोलते हैं। फिर हम उनको अच्छे अच्छे लीव्स खिलाते हैं, मलबरी लीव्स खिलाते हैं, जिससे उनकी सेहत अच्छी हो। जितनी अच्छा वो खाएंगे उतनी अच्छा वो सिल्क प्रोड्यूस करेंगे। और जब वो सिल्क प्रोड्यूस कर लेते हैं, वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, खाना खाने के बाद एक बारी वो रुक जाते हैं मलबरी लीव्स को खाना, अपना कुकून फॉर्म करते हैं, और वो कुकून से हम सिल्क फाइबर्स को ऑब्टेन करते हैं। सिल्क फाइबर्स को ट्विस्ट करके, स्पिन करके हम यार्न फॉर्म करते हैं, और यार्न से बनता है फैब्रिक। ठीक है। I hope the whole concept, the whole story is clear to you. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क पे। हमने सीख लिया सिल्क को बनाते कैसे हैं, सिल्क के फाइबर से कैसे सिल्क का फैब्रिक बनता है। अब उस सिल्क के फैब्रिक की, सिल्क के फाइबर्स की प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करते हैं। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सिल्क इज सॉफ्ट एंड स्मूथ बट नॉट स्लिपरी लाइक द सिंथेटिक फाइबर्स। तो आप लोगों को आई होप याद है, जब हमने पिछले लेक्चर में बात की थी तो हमने वहां पे नेचुरल सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क की बात की थी। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं या सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, इन्हें हम केमिकल्स के साथ बनाते हैं। ठीक है। और जो हमारा सिल्क है, वेल वो सिल्क वर्म देता है, तो वो नेचुरल है, एनिमल फाइबर है। तो जो सिल्क होता है, दिस इज सॉफ्ट एंड स्मूथ बट इट इज नॉट स्लिपरी लाइक द सिंथेटिक फाइबर्स। जिन फाइबर्स को हम केमिकल्स के साथ बनाते हैं, दे आर ऑल्सो सॉफ्ट एंड स्मूथ बट वो स्लिपरी भी होते हैं, मगर सिल्क नहीं होता। एंड जो सिल्क है, दिस एड्स डेलिकेसी टू द फैब्रिक्स एंड ड्रेसेस। तो सिल्क की अपनी ही बात है, सिल्क पहन के ऐसे लगता है जैसे कि हम प्रिंस प्रिंसेस बन गए हैं, राइट, किंग क्वीन लगता है। तो वेल सिल्क की अपनी ही कुछ बात है, अपनी ही एक मजा है उसको पहनने का। तो सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। ठीक है। सो सबसे वाला स्ट्रॉन्ग वाला नेचुरल फाइबर कौन सा होता है, सिल्क होता है। फिर उसके बाद इट इज अ डेलिकेट फाइबर, बहुत ही नाजुक सा फाइबर है, बहुत ज्यादा इसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप इसको पानी में बार बार धोगे तो वेल ये अपनी 20% स्ट्रेंथ को पानी में लूज कर देता है। इसीलिए हम सिल्क के जो कपड़े होते हैं उनको पानी में नहीं धोते हैं, हम उनको ड्राई क्लीन करवाते हैं। ठीक है। सो हमेशा याद रखना, आपके मम्मा पापा को सबको मालूम है, आपको भी आज मालूम हो गया कि सिल्क के कपड़ों को कभी भी हम पानी में नहीं धोते हैं, हम उनको ड्राई क्लीन करवाते हैं, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे। ऑलराइट। उसके बाद दूसरा चीज क्या है, डेलिकेट फाइबर्स है, अगर आप इनको धूप में रखोगे तो भी ये खराब हो जाएंगे। सो दे बिकम वीक ऑन द रिपीटेड एक्सपोजर टू सनलाइट। तो इनको आपने धूप में भी नहीं डालना है। ओके। नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो ससेप्टेबल टू इंसेक्ट अटैक। तो बिल्कुल वैसे वूलन कपड़ों की हमें बहुत केयर करनी पड़ती है। जब हम उनको संभाल के रखते हैं तब उनके अंदर नैप्थलीन बॉल्स डाल के रखते हैं कि उनको कीड़ा ना खा जाए। बिल्कुल वैसे ही सिल्क भी एक नेचुरल फाइबर है, उसे भी कीड़ा खा सकता है, इसलिए हमें उसको भी अच्छे से संभाल के रखना होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, सिल्क इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्क भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने वूल के केस में पढ़ा था। और क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है तो एयर को एंट्रैप कर लेता है, बॉडी को वार्म रखता है। तो हम जो सिल्क के कपड़े होते हैं जनरली उनको कब पहनते हैं, विंटर्स में पहनते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। दूसरी चीज हमने यहाँ पे क्या कही, सिल्क इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो एंड इट प्रोड्यूसेस नो स्टैटिक लिंक। अब इसका क्या मीनिंग है, वेल इसका मीनिंग ये है कि अगर आप लोगों ने कभी एकदम से तेजी से कोई वूलन स्वेटर उतारा हो,
ठीक है, और एकदम से फटाफट उतार दिया, या आपका मम्मा ने आपको कहा कि बेड पे कंबल आपका बिखरा पड़ा हुआ है तो उसको फोल्ड करके रख दो, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको कोई टच करे या आप किसी चीज को टच करो तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप में से करंट निकला। कभी आप लोगों ने महसूस किया उसको? वेल अगर आपने महसूस किया है तो वो होता है स्टैटिक क्लिंग, राइट। तो वो जब वूलन फाइबर्स एक दूसरे को रब करते हैं तो वेल उसमें एक चार्ज प्रोड्यूस होता है, जिससे आप स्टडी करेंगे जब आप फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। तो अब तब आपको ये लेक्चर जरूर याद आएगा, ठीक है। तो बट सिल्क के केस में क्या होता है कि सिल्क इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर वो दो कपड़े एक दूसरे को रब हो भी जाए, या आप ने सिल्क का क्लॉथ उतारा है या फोल्ड किया है, तो ऐसा कुछ भी स्टैटिक करंट प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। तो चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सिल्क एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर दैट इज पर्सपिरेशन, राइट। तो जब हमें पसीना आता है तो वेल सिल्क की प्रॉपर्टी क्या है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो हमारे स्वेट को भी जब हमें पसीना आता है तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए सिल्क के कपड़ों को हम समर्स में भी पहन सकते हैं। विंटर्स में क्यों पहन सकते हैं? क्योंकि वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। समर में भी क्यों पहन सकते हैं? क्योंकि वो मॉइस्चर को, हमारे पसीने को, स्वेट को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। द स्वेट इज कॉल्ड एज पर्सपिरेशन। ओके, सो सिल्क इज इजी टू डाई, इट्स लस्टर इंक्रीजेस ऑन डाइंग। तो सिल्क को हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डाई भी कर सकते हैं, और उसकी जो चमक होती है वो डाई करने में बढ़ जाती है। सिल्क बर्न्स विद अ स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। तो वूल के केस में भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब हम वूल को बर्न करते हैं दैट बर्न्स विद द हेल्प अ स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, राइट। तो सिमिलरली सिल्क ऑल्सो बर्न्स विद द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। तो प्लीज डू रिमेंबर, जिस तरीके से वूल एक प्रोटीनेशियस फाइबर है, प्रोटीन वाला फाइबर है, बिल्कुल वैसे ही सिल्क भी एक प्रोटीन वाला फाइबर है। सिल्क भी वूल भी दोनों प्रोटीन के फाइबर्स हैं। जबकि कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन इज मेड अप ऑफ सेलुलोस, और सेलुलोस किससे बना होता है? सेलुलोस इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज, सेलुलोस, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और जब कार्बोहाइड्रेट्स बर्न करते हैं तो वेल वो ये बर्निंग हेयर वाली स्मेल नहीं देते। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो बर्निंग हेयर वाली स्मेल देते हैं, ठीक है। सो सिल्क बर्न्स विद अ बैड ओडर विच इज द बर्निंग ऑफ प्रोटीन्स, और द जस्ट लाइक टू द बर्निंग ऑफ द हेयर, एंड कॉटन इज नॉट गोइंग टू बर्न विद दैट स्मेल। तो कॉटन के फाइबर्स में, सिल्क के फाइबर्स में, वूलन के फाइबर्स में आप इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उनकी स्मेल से, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ हैजर्ड्स इन द सिल्क इंडस्ट्री। सिल्क इंडस्ट्री के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उनके हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, वेल सिल्क प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं होती है, उसकी छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि किसी ने अपने ही घर के अंदर कुकून्स को इकट्ठा किया, उनको बॉईल करके वहां पे एक मशीन लगाई जिसपे उन्होंने फाइबर को बनाया, फिर उन्होंने वहीं पे ही लूम लगाई हुई है जहां पे वो फाइबर से फैब्रिक फॉर्म कर रहे हैं। तो बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं वेयर द सिल्क प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। और ऐसी क्योंकि इंडस्ट्रीज छोटी होती हैं तो बहुत जगह नहीं होती है, सो दे आर स्मॉल, दे आर डैम्प, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है क्योंकि वही उसी एक जगह पे आप पानी को भी हीट कर रहे हो तो वहां पे ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पानी, एयर के अंदर क्वांटिटी बढ़ जाती है, और जहां पे एयर के अंदर पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, वहां पे बीमारियों के, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, उनको ग्रो करने के लिए ये एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जहां पे थोड़ी सी वार्मथ हो और जहां पे थोड़ा सा मॉइस्चर हो, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब कुछ बहुत ज्यादा ग्रो करता है। और वेल उसके ऊपर से दीज आर ऑल्सो डार्क विद पुअर वेंटिलेशन। बहुत वेंटिलेशन नहीं होती, छोटे कमरे होते हैं, ना उसके अंदर खिड़कियां होती हैं, ना अच्छे से खुली जगह होगी, और वहां पे ऑब्वियसली अंधेरा भी होगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, वेल दे आर द बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मीन्स बहुत छोटे, ऑर्गेनिजम्स,
ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, और ऐसे ही बैक्टीरिया, फंजाई हमें बहुत सारी इन्फेक्शंस दे सकते हैं। जैसे कि वूल के केस में हमने पढ़ा था सॉटर्स डिजीज। तो सॉटर्स डिजीज को कौन कॉज करता था? एक बैक्टीरिया, दैट इज द एंथ्रैक्स बैक्टीरिया। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शंस हो सकती हैं। दूसरी तरफ और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि जो लेबरर्स होते हैं वो और हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी फेस करते हैं। जैसे कि जब हम कुकून्स को बॉईल करते हैं तो उन कुकून्स की बॉइलिंग में से स्मेल आती है। वो जो स्मेल होती है, जो फ्यूम्स उठती हैं, वेपर्स उठते हैं, वो वेल उनकी जो स्मेल होती है बहुत ही ज्यादा गंदी होती है। दूसरी चीज, जितने भी वहां पे लूम्स को रन किया जाता है उसके अंदर वो उसको यूज करते हैं बाय बर्निंग मशीन्स जो रन करते हैं, दे आर यूज्ड बाय द बर्निंग ऑफ डीजल। तो अगेन जब डीजल बर्न करता है तो उसकी फ्यूम्स भी होती हैं। तो ये सारी जो फ्यूम्स होती हैं देर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी डिजीजेस। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारा नोज को, आगे नोज से नीचे फेरिंग्स को, लैरिंग्स को, लंग्स को। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है उसे आप क्लास 8th में पढ़ोगे अपने बायो के टीचर से। तो तब आपको समझ में आएगा कि वेल जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करने वाले डिसऑर्डर्स लाइक अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा होते हैं। सिमिलरली वूल इंडस्ट्री में भी हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो सकती हैं। नेक्स्ट, द डेफनिंग नॉइज ऑफ द मशीनरी कॉजेज हेडेक एंड लिसनिंग प्रॉब्लम्स इन द वर्कर्स। ठीक है। तो इतना ज्यादा शोर हो रहा था, तो ऐसे होता है जैसे कि कान फट जाएंगे, अब सुन नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा वहां पे शोर होता है। तो ऑब्वियसली वो हमारे ईयर्स को खराब करते हैं और हमारे लिसनिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंट डिपिंग of hands in boiled water to check the loosening of filaments in cocoons causes blisters and secondary infections in the hands of the workers। तो कई बारी उनको गरम गरम पानी के अंदर हाथ डाल के देखना पड़ता है कि कुकून के फिलामेंट्स लूज हो गए या नहीं हो गए। तो उसकी वजह से उनके हाथों पे छाले पड़ सकते हैं, और अगर उन छालों को वो प्रॉपरली ट्रीट ना करें, परवाह ना करें और ऐसे ही काम करते रहेंगे तो उन छालों में आगे आगे और दोबारा से इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि सिल्क इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को फेस करनी पड़ती है। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं द क्वालिटी ऑफ द सिल्क फाइबर, और उसमें सबसे पहली चीज द लेंथ ऑफ द सिल्क फाइबर। ठीक है। तो क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी? लेंथ ऑफ द सिल्क फाइबर पे। जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना जो क्वालिटी है सिल्क का वो ज्यादा अच्छा होता है। अब हमें अच्छी लेंथ वाली सिल्क कैसे मिलेगी? वेल, अगर तो हमें हमारे पास एक क्लोज कुकून है। क्लोज कुकून का मतलब कि वो कुकून जिसमें से सिल्क मॉथ जो है वो बाहर नहीं निकला, उसने कुकून को तोड़ा नहीं, हमारे पास वो इंटैक्ट कुकून था और उसको हमने बॉईल करके उसके फाइबर्स को लूजन अप किया, उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोज कुकून। तो क्लोज कुकून क्योंकि क्लोज्ड है तो उसके फाइबर्स टूटे हुए नहीं है, इसलिए वो हमें 100 to 1200 मीटर्स ऑफ फिलामेंट दे सकता है, और इससे हमें मिलेगा द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क। राइट। अगर ये कुकून टूट जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? ओपन कुकून। तो सिल्क अगर हमें ओपन कुकून से मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा? छोटे छोटे पीसेस में मिलेगा, क्योंकि कुकून तो टूट गया। तो सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपन कुकून्स इज इन न्यूमरस शॉर्ट पीसेस एंड दे प्रोड्यूस कोर्स सिल्क। तो उससे जो सिल्क हमें मिलता है वो उतना सॉफ्ट वाला सिल्क नहीं मिलता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फाइननेस। तो फाइननेस थ्रेड की डिपेंड करते हैं कि हमने कितने सिल्क के फाइबर्स को इकट्ठा स्पिन किया है, कितने को इकट्ठा ट्विस्ट करके हमने उसको यार्न बनाया। सो द फाइननेस ऑफ द थ्रेड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फिलामेंट्स स्पन टुगेदर। 3 to 25 फिलामेंट्स प्रोड्यूस अ फाइन थ्रेड। अगर इससे ज्यादा हम यूज करेंगे तो वेल वो जो थ्रेड होगा दैट विल नॉट बी वेरी फाइन। उसके बाद नेक्स्ट है लस्टर। तो द सिल्क फाइबर्स दे हैव अ प्रिज्मेटिक इफेक्ट। अब ये प्रिज्मेटिक इफेक्ट क्या होता है? वेल, आई डू नॉट नो कि आप लोगों ने एक प्रिज्म देखा है ना नहीं। वेल, ये है एक प्रिज्म, और इसकी बहुत सारी सर्फेसेस होती हैं और वो इस तरीके से तराशी गई होती हैं कि वेल ये बहुत ही सुंदर वे में लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे भी आपको डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे हैं। राइट। तो बिल्कुल वैसे ही जो सिल्क का फाइबर होता है वो भी एक प्रिज्म जैसा इफेक्ट देता है। उस पे जब लाइट पड़ती है तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल वे में
स्कैटर होती है और हमें वो डिफरेंट ही शाइन मिलती है, उसका लस्टर मिलता है. तो वेल इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम मेनी एंगल्स गिविंग द फाइबर अ नेचुरल शाइन. ठीक है. सो वेल ये है हमारे पास द क्वालिटी ऑफ द सिल्क फाइबर. लेंथ, जितनी लंबा फाइबर ज्यादा उतनी अच्छी क्वालिटी, जितना छोटा फाइबर उतनी क्वालिटी उसकी कम अच्छी. फाइननेस, अगर 3 to 25 फिलामेंट्स को स्पिन टुगेदर करेंगे तो वो एक फाइन थ्रेड बनेगा, उससे ज्यादा नंबर लेंगे तो उतना फाइन नहीं होगा. प्लस सिल्क की क्वालिटी उसका लस्टर भी बताता है, जितना अच्छा उसका लस्टर होता है, जितनी उसकी अच्छी चमक होती है, well that is going to be a good quality silk fiber. Next we have is the burning of the different types of fibers. तो I hope आप लोगों को याद है कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में. आपको मैंने रेयन के बारे में बताया था कि वो आर्टिफिशियल सिल्क होता है, वो नेचुरल सिल्क नहीं होता है, और उन दोनों के कॉस्ट में बहुत ज्यादा फर्क होता है. तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिटवीन द नेचुरल सिल्क एंड द आर्टिफिशियल सिल्क? लेट अस लर्न दिस बाय द बर्निंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर. तो हम क्या करेंगे? वेल हम लेंगे दो कपड़ों को, एक हम लेंगे नेचुरल सिल्क को, दूसरा हम लेंगे आर्टिफिशियल सिल्क को. उसका एक छोटा सा पीस हम काट लेंगे और उसको हम बर्न करके देखेंगे. तो अगर आप बर्न करके देखोगे नेचुरल सिल्क को तो आपको मालूम लगेगा कि जब ये बर्न करेगा तो पहली बात जो स्मेल देगा दैट विल बी ऑफ बर्निंग हेयर. ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं इसलिए बर्निंग हेयर का स्मेल देते हैं. और जब ये बर्न करेगा तो वेल आपको वो फ्लेम नहीं दिखाई देगी, एक राइजिंग फ्लेम नहीं दिखाई देगी, बस वो ऐसे ही जैसे कि थोड़ा थोड़ा करके सुलग सुलग के जल रहा है. और जैसे ही आप इस फ्लेम को उससे दूर कर दोगे द फैब्रिक विल स्टॉप बर्निंग ऑल्सो. मगर अगर आप आर्टिफिशियल सिल्क को देखोगे तो आर्टिफिशियल सिल्क के केस में पहले तो जो स्मेल आएगी वो बर्निंग हेयर की नहीं आएगी, ऐसी आएगी जैसे कि किसी आप प्लास्टिक को बर्न कर रहे होते हो. फिर उसके बाद आपको जो फ्लेम है वो विजिबल दिखाई देगी, और वो जो फ्लेम है वो काफी ही रैपिडली बर्न करेगी. ठीक है. सो इट व्हेन इट इज गोइंग टू बर्न it will be a rising flame that you will be able to see. और वेल उसके बाद अगला क्या है कि अगर आप इस फ्लेम को दूर ले जाओगे तो भी जो फैब्रिक है वो कुछ देर तक बर्न करता रहेगा. सो दीज आर द पॉइंट्स. आप क्या देखोगे जब आप उसको बर्न करोगे? तो स्मेल, बर्निंग हेयर की, यहाँ पे बर्निंग प्लास्टिक की. यहाँ पे जब ये बर्न करेगा तो वेल आपको फ्लेम दिखाई नहीं देगी, यहाँ पे आपको एक राइजिंग फ्लेम दिखाई देगी. और जैसे ही आप उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वेल तो फाइनली ये एक टेबल है जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या होता है जब हम
सो इसके साथ हमारा आज का ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। और ऐसे चैप्टर्स के लिए, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक भी कर दीजिएगा, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता